राम्सडेल और नॉर्वे के पहाड़ों में टोबियास अपनी बेटी नोरा को ट्रोल्स की आकृतियां दिखाने ले जा रहा होता है। वह एक पुरानी कहानी सुनाता है कि 13 ट्रोल शादी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा पी गए और बेहोश हो गए और वक्त का एहसास तक नहीं हुआ और वही सब ट्रोल्स पहाड़ बन गए। नोरा कहती है कि अब वह परी कथाओं पर यकीन नहीं करती, जिसे सुनकर टोबियास को थोड़ा दुख होता है। वह उसे याद दिलाता है कि किसी चीज पर यकीन करना जरूरी होता है, तभी तो उसे देखा जा सकता है। 20 साल बाद अटलांटिक तट के पास उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में नोरा एक पुरातत्वविद होती है जो अपनी टीम के साथ खुदाई के मिशन पर होती है। टीम थक चुकी होती है क्योंकि 6 महीनों में कुछ खास नहीं मिला और फंड्स भी खत्म होने वाले होते हैं, लेकिन नोरा हार नहीं मानती और उसकी जिद रंग लाती है। उसे एक डायनासोर की खोपड़ी मिलती है। पूरी टीम जश्न मनाती है। इसी दौरान डोवर माउंटेन्स में एक निर्माण कंपनी सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्टिंग कर रही होती है। कुछ कार्यकर्ता पर्यावरण के खिलाफ हो रही इस तोड़फोड़ का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लास्टिंग होती है, पहाड़ों के अंदर से कुछ गहरी और भयानक आवाजें आती हैं और एक जोरदार ध्वस्त हो जाता है। कई मजदूर उसमें मारे जाते हैं। इस घटना से जो भूकंपीय हलचल होती है उसे नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस तुरंत डिटेक्ट कर लेती हैं। वे 2 विमान जांच के लिए भेजते हैं। सिगरेट विमानों की कैमरा फीड्स देख रही होती है और जल्दी से एक विजुअल्स का कंपाइलेशन तैयार करती है, जिसे वह अपने सीनियर अधिकारियों को दिखाती है। ये विजुअल्स देखकर अफसर प्राइम मिनिस्टर बैरेट को अलर्ट करते हैं। बेस पर जाते हुए बैरेट को सारा नुकसान दिखाया जाता है। उसका सलाहकार अंद्रेयास कहता है कि ये विशाल पैरों के निशान जैसे लगते हैं। बैरेट थोड़ा हंसती है और कहती है कि ये अवास्तविक है, लेकिन वह अंद्रेयास को 2 काम देती है: मीडिया को दूर रखना और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को ढूंढना। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर नोरा को लेने आता है। जब नोरा अपनी टीम के साथ जश्न मना रही होती है, तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और उसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े एक इमरजेंसी मामले के लिए ले जाने की बात करता है। हेलीकॉप्टर नोरा को सीधे बेस पर ले जाता है, जहां एंड्रियास उसका स्वागत करता है और उसे एक सीक्रेट मीटिंग में लेकर जाता है। वहां पहले से ही प्रधानमंत्री बैरेट, टॉप मिलिट्री लीडर्स और कुछ साइंटिस्ट्स एक सीरियस डिस्कशन में शामिल होते हैं। वो माउंटेन्स में हुए अजीबोगरीब हादसे के पीछे के कारणों पर चर्चा कर रहे होते हैं। जब नोरा खुद को एक पेलियोंटोलॉजिस्ट, जीवाश्म विज्ञानी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, तो बाकी लोग उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि डायनासोर तो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, तो उनका इस घटना से क्या लेना देना हो सकता है। टीम अभी तक मिलिट्री अटैक या टेररिज्म की संभावना को भी खारिज नहीं करती, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, वो किसी भूगर्भीय कारण का इशारा कर रही होती हैं। एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। एक विशाल क्रेटर और जमीन पर गहरे निशान नजर आते हैं। साइंटिस्ट्स तुरंत अपने अपने सिद्धांत देने लगते हैं, जैसे कि सिंक होल्स या फिर जमीन के नीचे गैस पॉकेट्स का विस्फोट। नोरा उन्हें बीच में रोककर कहती है कि ये निशान साफ तौर पर फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन एक बार फिर कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अगर ये पैरों के निशान हैं, तो इसका मतलब है कि कोई विशालकाय जीव मौजूद है और ये विचार सबको बेवकूफी भरा लगता है। तभी सिगरेट एक और इंटरप्शन करती है। उसने एक्टिविस्ट्स में से एक के फोन को हैक करके एक लाइव फुटेज हासिल की होती है, जो उसी वक्त के असली हादसे की होती है। उस वीडियो में दिख रही तबाही को देखना बहुत डरावना होता है। नोरा सिगरेट से कहती है कि वीडियो को स्लो मोशन में फिर से चलाओ, और इस बार एक जानवर जैसी गर्जने की आवाज सुनाई देती है। गिरते हुए पत्थरों के बीच एक विशाल रहस्यमयी ह्यूमनॉइड यानी इंसानी आकार का सिलहट भी नजर आता है। उधर लीशर नाम की एक जगह पर एक बूढ़ा दंपति अपने डॉग को लगातार भौंकते देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और पूरा घर कांप उठता है। कर दोनों बेसमेंट में छिप जाते हैं जब तक सब कुछ ढहा नहीं जाता, और बिजली भी चली जाती है। जब सब कुछ शांत होता है तो वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है, मगर उनका डॉग सुरक्षित होता है। वापस बेस में लीडर्स अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे होते कि ये विशालकाय पैरों के निशान किसी असली जीव के हो सकते हैं। नोरा इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो भी यह चीज है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। घंटों तक मीटिंग में बैठना बेकार है। बैरेट उसके इस रवैये से प्रभावित होती है और उसे आधिकारिक रूप से साइंटिफिक एडवाइजर बना देती है। फिर नोरा को आंद्रेयास के साथ टालेजिया भेजा जाता है ताकि वे हेलीकॉप्टर से लेटेस्ट इंसिडेंट की जांच कर सकें। हेलीकॉप्टर में आंद्रेयास नोरा से पूछता है कि उसने पेलियोंटोलॉजी को कैसे चुना। नोरा बताती है कि उसे बचपन से नेचर से प्यार था और परी कथाओं की उसकी छोटी सी दीवानगी ने उसे असली मॉन्स्टर्स ढूंढने के लिए प्रेरित किया, जो जमीन के नीचे छिपे हो सकते हैं। उसकी माँ उसकी 10 साल की उम्र में गुजर गई थी और उसके पिता टोबियास मिथोलॉजी और फोकलोर के प्रोफेसर थे, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, उसके लिए रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से नोरा ने कई सालों से टोबियास से मिलना बंद कर दिया था। आंद्रेयास कबूल करता है कि उसका सपना एक राइटर बनने का है और उसे लगता है कि यह पूरा वाकया सुपरनैचुरल हो सकता है, लेकिन नोरा उसकी बात बीच में ही काट देती है जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लैंडस्केप में हुए नुकसान को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। मिलिट्री पहले से ही एरिया को सुरक्षित कर रही होती है और कैप्टन क्रिस्टोफर उनका स्वागत करता है।
वह उन्हें बताता है कि यह ट्रैक्स नदी को पार करते हुए वैली तक आए और फिर 2 मील दक्षिण जाकर पहाड़ों में रुक गए। सोल्जर्स ने एरिया की पूरी तलाशी ली, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। नोरा बूढ़े कपल से कुछ सवाल करती है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि एक विशाल चलती हुई आकृति ने पूरी धूप को ढक दिया था। लेकिन उन्होंने एक तेज और दुखभरी सीटी जैसी आवाज जरूर सुनी। नोरा डैमेज का करीब से निरीक्षण करती है और एक अजीब सी तीखी गंध महसूस करती है, जिसे वह हाइपरनेचर नाम देती है। वह यूवी लाइट का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल ट्रेसेस ढूंढती है, लेकिन धरती और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर वह अनुरोध करती है कि उसे वहां ले जाया जाए जहां ट्रैक्स अचानक रुक जाते हैं। थर्मल स्कैनर किसी जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाता, सिर्फ पहाड़ ही दिखते हैं, क्योंकि जीव इतना बड़ा है कि वह छुप नहीं सकता या गायब नहीं हो सकता। लेकिन यह हो सकता है कि सोल्जर्स की तरह उसने खुद को नेचर में छुपा लिया हो। नोरा कुछ थ्योरीज सोच रही होती है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाती। इसलिए वह क्रिस्टोफर और एंड्रियास को अपने पिता टोबियास के पास ले जाती है। जब टोबियास अपने घर के बाहर हथियारबंद सैनिक को देखता है तो वह डर जाता है और बंदूक ले आता है। लेकिन जैसे ही नोरा उसे बताती है कि वह उसकी ही बेटी है जिसे उसने सालों से नहीं देखा, तो टोबियास धीरे धीरे उसे पहचान लेता है और सभी को घर के अंदर बुला लेता है। मगर पहले उसे अपनी पैंट पहननी पड़ती है। टोबियास का घर पुराने कागजातों और रिसर्च से भरा होता है, जो उसकी एक काल्पनिक जीव ट्रोल को ढूंढने की दीवानगी को दिखाता है। नोरा उसे ट्रोल्स की थ्योरीज और साजिशों की बात करने से रोकती है, जैसे कि ट्रोल्स असली होते हैं और जो भी उन्हें देखता है उसे चुप करवा दिया जाता है। वह टोबियास से कहती है कि वो सिर्फ उस फुटेज पर ध्यान दे, क्योंकि हो सकता है कि उसके पुराने काम में कुछ क्लूज मिल जाएं। आखिरकार कोई भी इन पहाड़ों को टोबियास से बेहतर नहीं जानता। टोबियास को लगता है कि ये फुटेज उसकी ट्रोल थ्योरी को साबित करती है। जब नोरा कहती है कि अगर ट्रोल्स असली होते तो वैज्ञानिक अब तक उनका डीएनए खोज चुके होते, तो टोबियास उसे याद दिलाता है कि जब नॉर्वे में क्रिश्चियन धर्म फैला था तब इन काल्पनिक जीवों को मिटा दिया गया था। वह कहता है कि उसे पागल करार देकर लूनी बिन में डाल दिया गया था और उसका मानना है कि हुकूमत सब कुछ जानती थी और परिकथाएं जानबूझकर ट्रोल्स को बेवकूफ और बुरे दिखाने के लिए बनाई गईं, जबकि वे असल में समझदार होते हैं। नोरा को उसके दावे बेमानी लगते हैं, लेकिन टोबियास इतना उत्साहित होता है कि वह नोरा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह टीम के साथ जुड़ जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जा सके। जब वे फिर से उसी जगह पहुंचते हैं जहां ट्रैक्स खत्म हुए थे, टोबियास तुरंत नोटिस करता है कि वहां की टोपोग्राफी मैप्स से मेल नहीं खा रही। वह कहता है कि यह उसके और उसकी बेटी के लिए किसी रोमांचक सफर जैसा है, मगर नोरा उसे टोकती है और कहती है कि ये कोई इमोशनल रियूनियन नहीं है। तभी एक जानी पहचानी हाइपरनेचर जैसी गंध उनकी नाक तक आती है और आसमान काला होने लगता है। अचानक जो पहाड़ उनके पीछे था उसमें से एक विशाल आंख खुल जाती है। पता चलता है कि बाप बेटी दोनों सही थे। ये जीव वास्तव में एक ट्रोल है। उसकी छुपने की क्षमता के कारण वह पहाड़ का हिस्सा लग रहा था, इसलिए टोपोग्राफी भी गलत लग रही थी। ट्रोल अपने पूरे ताकतवर शरीर के साथ खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। यह देखकर टीम हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है ताकि वहां से निकल सके, लेकिन भागने के बावजूद वो लोग ट्रोल को कैमरा में कैद कर लेते हैं। जब बेस को यह फुटेज मिलती है तब उनके पास सच को मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता। क्रिस्टोफर अपनी मिलिट्री कैंप में टीम को ले जाता है ताकि वे बेस को सब कुछ बता सकें। नोरा अब भी उस प्राणी को अननोन क्रिएचर कहकर ही वर्णित करती है ताकि उसे पागल न समझा जाए, लेकिन टोबियास सबके सामने कह देता है कि यह एक ट्रोल है जो पहाड़ों में हो रहे निर्माण कार्य के कारण डिस्टर्ब हो गया था। टोबियास कहता है कि यह प्रकृति का मजाक उड़ाने जैसा है। लीडर्स उसे पागल समझकर कैंप से निकाल देते हैं। जब नोरा उनसे और वक्त मांगती है तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। सबको देश की सुरक्षा की चिंता होती है, इसलिए वे लोग मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। नोरा अपने डैड पर गुस्सा होती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया और वह वहां से जाना चाहती है, लेकिन टोबियास उसका मन तब बदलता है जब वह कहता है यह कोई फेरी टेल नहीं है और यह ट्रोल न तो सिर्फ हथियारों से रुकेगा न सूरज की रोशनी से। ट्रोल अकेला है, डरा हुआ है। हथियारों का इस्तेमाल और गुस्सा उसे और उकसाएंगे और प्रकृति कभी चुप नहीं रहती, हमेशा पलटकर वार करती है। नोरा मान जाती है कि उसका डैड सही कह रहा है और वह रुक जाती है। अब सिर्फ क्रिस्टोफर को मनाने की बात रह जाती है। पहले तो क्रिस्टोफर मना कर देता है, लेकिन जब नोरा रिक्वेस्ट करती है तो वह आखिरकार मान जाता है और उन तीनों को हेलीकॉप्टर में छिपाने के लिए तैयार हो जाता है। बस शर्त यह होती है कि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे। रात हो चुकी होती है हाइडल में जब पूरा मिलिट्री ऑपरेशन वहां पहुंचता है। जब तक ट्रोल वहां आता, टोबियास और नोरा अपने पुराने फेरी टेल्स याद करते हैं जो उन्होंने कभी एडवेंचर के दौरान शेयर किए थे, और आखिरकार दोनों के बीच सुलह हो जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रोल वहां आ जाता है। जब वह काफी पास आ जाता है तो वह रुक जाता है। टोबियास को यकीन होता है कि ट्रोल को पता चल गया है कि वे लोग उसके आसपास हैं। तभी सोल्जर्स फायर करना शुरू कर देते हैं, टोबियास की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कि इससे ट्रोल सिर्फ और ज्यादा गुस्सा होगा। लेकिन गोलियां और विस्फोट ट्रोल पर कोई असर नहीं करते, और जैसे टोबियास ने पहले से कहा था, फायरिंग करने से ट्रोल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमला कर देता है। वह रास्ते में जो भी आता है सब कुछ तबाह करता चला जाता है, यहाँ तक कि वे कैमरे भी जो बेस को लाइव फुटेज भेज
भेज रहे होते हैं। टीम एक पेड़ के पीछे छिप जाती है एक घायल सैनिक के साथ। जब वे वहां से निकलने ही वाले होते हैं, ट्रोल झुककर उस घायल सैनिक को पकड़ लेता है, शायद उसे खाने के लिए। टोबियास समझाता है कि शायद ट्रोल को उसके खून की गंध आ गई होगी। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोबियास तय करता है कि वह ट्रोल के पास जाकर एक शांतिपूर्ण तरीका आजमाएगा। सभी हैरान रह जाते हैं जब ट्रोल सच में रुक जाता है और टोबियास की शांत भाषा का जवाब एक हल्की सी गूंज के साथ देता है। लेकिन बाकी सैनिकों को ये सब पता नहीं होता। तभी एक ट्रक फिर से ट्रोल पर फायर कर देता है। ट्रोल पलटकर हमला करता है और उसी झगड़े में गलती से टोबियास को टक्कर लग जाती है। जब ट्रोल वहां से चला जाता है तो नोरा दौड़ती हुई अपने पिता के पास आती है। टोबियास अंतिम शब्दों में कहता है, द पैलेस अर्थ किंग होम, और फिर कहता है, याद रखना, यकीन करना मत छोड़ना। और फिर उसकी मौत हो जाती है। बेस पर वापस आकर नोरा अपने दुख से बचने के लिए अपने पिता के पुराने रिसर्च में डूब जाती है और कोई समाधान ढूंढने लगती है। एंड्रियास और क्रिस्टोफर उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि अभी के लिए ट्रोल का कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन आर्मी एक एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। नोरा को लगता है कि यह हमला भी पिछले की तरह बेकार जाएगा, इसलिए वह सोचती है कि अब कुछ नया करना पड़ेगा। फेरी टेल्स में लिखा था कि ट्रोल्स को धूप पसंद नहीं होती, लेकिन ये ट्रोल तो दिन में भी बाहर आ रहा है। एक और जरूरी बात टोबियास ने कही थी, ट्रोल्स का विनाश ईसाईकरण क्रिश्चियनाइजेशन के दौर में हुआ था। इस बात से नोरा को एक आइडिया आता है। वह बैरेट और बाकी लीडर्स से संपर्क करती है और समझाती है कि कहानियों में ट्रोल चर्चों पर पत्थर फेंकते थे जब वे घंटियों की आवाज सुनते थे। इसका मतलब है कि चर्च की घंटियां ट्रोल के लिए असहनीय हो सकती हैं। लीडर्स इस बात को बेवकूफी समझते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर बीच में बोलता है और उन्हें याद दिलाता है कि अब तक कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए अब कुछ अलग करने की जरूरत है। बैरेट बड़ी मुश्किल से उन्हें इजाजत देती है कि वो अपना प्लान आगे बढ़ा सकें। ट्रोल कुछ ही देर में दोबारा नजर आता है और हंदरफॉसन फैमिली पार्क की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वहां के लोगों में जबरदस्त दहशत फैल जाती है। सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी लड़की वहीं रुक जाती है क्योंकि वह उस अजीब से जीव को नजदीक से देखना चाहती है। क्रिस्टोफर और नोरा हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचते हैं। उनके साथ एक और होवरक्राफ्ट होता है जो बड़े बड़े चर्च बेल्स घंटी लेकर आया होता है। वे ट्रोल को इन घंटियों से घेर लेते हैं और उन्हें बजाना शुरू कर देते हैं। नोरा का आइडिया सही साबित होता है। घंटियों की आवाज ट्रोल के कानों में तेज दर्द करती है, लेकिन ट्रोल खुद को बचाने के लिए हमला भी करता है। वह हेलीकॉप्टर्स को मार गिराता है। जब एक हेलीकॉप्टर उस छोटी लड़की पर गिरने ही वाला होता है, ट्रोल उसे चौंकाने वाले तरीके से बचा लेता है और हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से थाम लेता है। फिर वह वहां से चला जाता है। चूंकि ये सब कुछ एक सार्वजनिक जगह पर हुआ होता है, अब पूरी दुनिया को ट्रोल के बारे में पता चल जाता है। हर देश के न्यूज चैनल इस घटना को कवर करते हैं और मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। जब टीम बेस पर वापस आती है तो बैरेट गुस्से में होती है और नोरा की बात को नजरअंदाज कर देती है। जब वह कहती है कि घंटियां असर कर रही थीं, बस उन्हें एक सही एंगल में बजाना चाहिए था। बैरेट नोरा को बेस से निकाल देती है। बेस से निकलते वक्त नोरा की मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है, जो कहता है कि उसे भी लगता है कि बैरेट गलती कर रही है और वह हमेशा नोरा के साथ खड़ा रहेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में मिलिट्री लीडर्स बैरेट को कुछ बेहद खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताते हैं जो अभी तक आधिकारिक रूप से मंजूर नहीं हुई हैं। बैरेट हैरान रह जाती है कि उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई। जब एंड्रियास कहता है कि ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तो उसे भी रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड्रियास समझ जाता है कि अब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वह इस्तीफा दे देता है और नोरा के पास वापस आता है। जाते वक्त वह नोरा से कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि शहर को खाली कराया जा रहा है। कुछ ही देर बाद बैरेट टीवी पर आती है और आधिकारिक रूप से आपातकाल स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा करती है। वह नागरिकों से निवेदन करती है कि वे सैनिकों का साथ दें ताकि शहर की इवैक्यूएशन आसानी से हो सके। नोरा और आंद्रेयास एक ही कार में होते हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए नोरा टोबियास के रिसर्च पेपर्स को देखना जारी रखती है। उन पन्नों में बार बार सिंडिंग और एक गेट कीपर का जिक्र होता है। आंद्रेयास सुझाव देता है कि हो सकता है यह रिकर्ड सिंडिंग हो, जो कि रॉयल पैलेस का लॉर्ड चैम्बरलेन है। तभी नोरा को याद आता है कि टोबियास ने अपनी मौत से पहले किंग्स पैलेस होम कहा था और वह निष्कर्ष निकालती है कि उन्हें रॉयल पैलेस जाना चाहिए। आंद्रेयास तुरंत गाड़ी मोड़ता है, लेकिन महल के गेट पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, मगर सिंडिंग खुद आकर उन्हें अंदर ले जाता है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि टोबियास या उसका कोई करीबी कभी न कभी आएगा। सिंडिंग बताता है कि भले ही टोबियास उससे नफरत करता था, लेकिन वह उसका सम्मान करता था। टोबियास की जिद ही उसकी ताकत थी, जिसकी वजह से वह उन गिने चुने लोगों में से था जिसने पैलेस के नीचे के रहस्य को खोज लिया था। वह बताता है कि एक समय में यह शुभ माना जाता था कि एक राजा दूसरे राजा के महल के ऊपर अपना महल बनाए, और यह खास महल उस जगह पर बनाया गया जहां पहले ट्रोल किंग का घर था। फिर वह नोरा और आंद्रेयास को एक सुरंग में ले जाता है जो ट्रोल की हड्डियों से भरी होती है। सिंडिंग समझाता है कि जब नॉर्वे में ईसाईकरण क्रिश्चियनाइजेशन हुआ था तो उन्होंने हर उस चीज को मिटा दिया जो उनके विश्वास के खिलाफ थी। ट्रोल रॉयल फैमिली पर हमला
हमला किया गया और सिर्फ एक बच्चे को जिंदा छोड़ा गया ताकि ट्रोल किंग को पहाड़ के अंदर लुभाया जा सके। फिर उसे एक गुफा में बंद कर दिया गया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। 12 साल पहले टोबियास को यह सब पता चल गया था और सिंडिंग ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया ताकि यह रहस्य सुरक्षित रह सके। अब सिंडिंग को अपराध बोध तो होता है, लेकिन वह मानता है कि उसने सही किया। यह बात नोरा को गुस्सा दिलाती है, लेकिन अब बहस का वक्त नहीं है। नोरा को एहसास होता है कि टोबियास बिल्कुल सही था। ट्रोल किंग अपने घर महल वापस आ रहा है और उन्हें उसे रोकना होगा। जब वह हड्डियों को देख रही होती है, नोरा देखती है कि उसकी यूवी लाइट उन हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही है, जो यह साबित करता है कि कहानियों में जो सूरज की रोशनी का असर बताया गया था वह सच था। उन्होंने ट्रोल को दिन में जरूर देखा था, लेकिन कभी सीधे सूरज की रोशनी में नहीं, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा बादल छाए रहते हैं। आंद्रेयास यह बात उठाता है कि वे लोग सूरज की रोशनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। नोरा के पास एक प्लान होता है और वो क्रिस्टोफर को कॉल करके उससे मदद मांगती है। क्रिस्टोफर एक स्पेशल ट्रैप तैयार करेगा, जब तक नोरा और आंद्रेयास ट्रोल को उस ट्रैप तक ले जाएंगे। इस बीच ट्रोल शहर में आ चुका होता है और मिलिट्री एक बार फिर उस पर हमला करती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता। बैरेट मिसाइल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है। सिग्रिड नोटिस करती है कि लीडर्स मिसाइल लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तुरंत आंद्रेयास को वार्न करती है। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें और समय लेने के लिए कुछ करना होगा। आंद्रेयास सिग्रिड से कहता है कि वो आर्मी के सिस्टम को हैक करके मिसाइल लॉन्च को रोकने की कोशिश करे। क्रिस्टोफर पूरे शहर में अलार्म सिस्टम चला देता है, जिससे उसके सोल्जर दोस्तों को पता चल जाता है और वो ट्रैप में मदद करने आ जाते हैं। सिंडिंग भी मदद करता है और गार्ड्स से कहता है कि ट्रोल की एक खोपड़ी को सबसे बड़े ट्रक पर लोड कर दें। यही ट्रक नोरा और आंद्रेयास शहर में घुमाएंगे ताकि ट्रोल को पैलेस से दूर ले जा सकें। सिगरेट को सिस्टम हैक करने में कई बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब वो सफल होती है तो मिसाइल लॉन्च तुरंत रुक जाता है और नोरा और आंद्रेयास को जरूरी वक्त मिल जाता है। जब ट्रोल और करीब आता है तो वो ट्रक लेकर निकलते हैं और खोपड़ी को रिवील करते हैं। खोपड़ी देखकर ट्रोल गुस्से में दहाड़ता है और ट्रक के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। नोरा क्रिस्टोफर को कॉल करके बताती है कि वो लोग रास्ते में हैं। क्रिस्टोफर अपने सोल्जर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है ताकि सबका हौसला बना रहे। ओस्लो की सड़कों पर क्रेजी ड्राइविंग के बाद जब वो हाईवे पर पहुंचते हैं तो अचानक खोपड़ी ट्रक से गिर जाती है। ट्रोल रुक जाता है और खोपड़ी उठा लेता है। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है, जैसे वो अपने बच्चे को याद कर रहा हो। ट्रोल एक बिल्डिंग के कांच में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कांच टूटता है ट्रोल डर जाता है और खोपड़ी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। गुस्से और दुख से भरा हुआ ट्रोल जोर से दहाड़ता है। नोरा को उसकी तन्हाई और दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का आखिरी जिंदा ट्रोल था। अब ट्रोल बदला लेने के लिए उनका पीछा करता है और नोरा वापस अपने ओरिजिनल प्लान पर चली जाती है, ट्रोल को तबाही के बीच से बचाते हुए ट्रैप तक ले जाने का। बेस में तब तक सिगरेट की हैकिंग डिटेक्ट हो जाती है और उसका कंप्यूटर छीन लिया जाता है ताकि सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट किया जा सके। कुछ सेकंड बाद नोरा और एंड्रियास ट्रैप वाले इलाके तक पहुंच जाते हैं। वे ट्रक से कूदकर बाहर निकलते हैं और ट्रोल को बीच में ले आते हैं। जैसे ही ट्रोल ट्रक पर पैर रखता है, वह नोरा को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सोल्जर्स दर्जनों यूवी लाइट्स एक्टिवेट कर देते हैं, जो ट्रोल को चारों तरफ से जलाने लगती हैं। मिसाइल लेकर एक प्लेन भी पास आ रहा होता है, लेकिन पायलट साइट पर सिविलियंस देखकर हिचकिचाता है। बेस में एक तीखी बहस शुरू हो जाती है कि मिसाइल लॉन्च की जाए या नहीं। ये देखकर सिगरेट उस अफसर को मुक्का मार देती है जो सिविलियंस की परवाह नहीं करता था। एंड ऑन ऑपरेशन को ऑफिशियली अबॉर्ट कर दिया जाता है। बैरेट और दूसरे लोग बेस पर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि कैसे ट्रोल धीरे धीरे मर रहा है और क्रिस्टोफर के सोल्जर्स पहले ही जीत का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन नोरा उस दर्द को देखकर सह नहीं पाती। उसे एक जिंदा जीव को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं होता, तो वह यूवी लाइट्स का पावर बंद कर देती है। सोल्जर्स फिर से ट्रोल को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नोरा उन्हें भी रोक लेती है। फिर वह अपने पिता जैसे ट्रोल के पास जाकर धीरे से कहती है कि वापस पहाड़ों में चले जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। ट्रोल उसकी बात को सोचता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही सूरज निकल आता है और ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट में जल जाता है, जब तक कि सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बचता। सभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। एंड्रियास मजाक में कहता है, इस नए पहाड़ का क्या नाम रखें? नोरा कहती है, टोबायस बोल्डर। थोड़ी देर बाद बैरेट वहां आती है और नोरा को उसकी कोशिशों के लिए धन्यवाद कहती है। एंड्रियास प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि उसने रिजाइन कर दिया था और वह ऐलान करता है कि अब वह एक राइटर बनेगा। फिर जब वह नोरा के साथ वहां से जाता है तो कहता है, शायद डोवरे के पहाड़ों में और भी जीव छुपे हुए हों। इसी बीच पहाड़ों के गहरे अंदर एक पत्थरों के ढेर के नीचे कुछ हिलने लगता है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचो मत, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे की वीडियो मिस न हो जाए।